तो बिंबाजी भोसले 1757 में आएगा, 1787 में चला जाएगा। 7 दिसंबर 1787 को बिंबाजी की क्या हो रही है? मृत्यु। इसने आते ही रतनपुर को राजधानी बनाया है, अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया है, अपने ताम्रपत्र को, अपने लेख को, अपने सिक्के को, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से चलाता है। हालांकि उसने अपने सिक्के नहीं ढाले हैं, अभी भी वो नागपुरी सिक्कों का प्रयोग करता है। आपने देखा है कि ये किसी प्रकार का टैक्स नागपुर को नहीं भिजवा रहा था। आपने ये भी देखा है, इसने आते ही रतनपुर को क्या किया है? न्यायालय के रूप में स्थापित किया है। रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया है। इसके साथ ही साथ आपने देखा है कि इसने रतनपुर में नियमित न्यायालय की व्यवस्था भी की है। इसके अतिरिक्त इसने राजनांदगांव और खुज्जी दो नई जमींदारियों की शुरुआत करी है। इसके अलावा मोहम्मद खान तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले 5 किले, जिसमें अकलतरा, खरौद, लवन और मदनगढ़ और क्या किकिरदा, इन 5 किलों को उसने प्रदान किया है। आपने ये भी देखा है कि आते ही इसने मराठी भाषा की शुरुआत की है, ठीक है, क्या की है? मराठी भाषा को प्रचलन में लाया है। इसके अलावा इन्हें परगना पद्धति का सूत्रधार या फिर परगना पद्धति का स्वप्न दृष्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके स्थापत्य कला की या फिर इसके निर्माण व्यवस्था की, तो हम पाते हैं कि इसने सर्वप्रथम, ठीक है, क्या करा है? राम टेकरी के मंदिर का निर्माण करवाया है रतनपुर में। इसके अलावा खंडोबा मंदिर बनवाया है, इसके अलावा मस्जिद बनवाया है, इसके अलावा सोमेश्वर शिव मंदिर बनवाया है। इसके अलावा इसने अमरकंटक में नर्मदा माई के कुंड का निर्माण करवाया है और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर रतनपुर को बनवाया है। अगर हम बात करेंगे ग्राम दान देने की व्यवस्था के बारे में, तो हम पाएंगे कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए कुछ गांव दान में दिए थे। साथ ही साथ दूधाधारी मठ, जिसका निर्माण बलभद्र दास द्वारा रायपुर में कराया गया था, उसके खर्च के लिए भी इन्होंने कुछ गांव दान में दिए थे। अगर हम इसकी पत्नियों की बात करेंगे तो 3 पत्नियां इसकी थी, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी के रूप में आनंदीबाई थी। आनंदीबाई, ठीक है, जो कि बिंबाजी के मरने के बाद राजनीति में सतत रूप से सक्रिय रही और महिपत राव दिनकर, जो कि प्रथम सूबेदार रहे, उनसे इनका युद्ध के रूप में या फिर शासन के कार्य के रूप में, कार्य के लिए इनका इंटरेक्शन होता रहा और दोनों के बीच में विरोधाभास की गतिविधियां बनी रही। आप देखेंगे आनंदीबाई के द्वारा ही राम टेकरी मंदिर में बिंबाजी की प्रतिमा को स्थापित कराया गया। दूसरी पत्नी थी उमाबाई। उमाबाई जो है बिंबाजी के मरने के बाद वो सती हो गई, ठीक है। और तीसरी जो पत्नी थी, इनका नाम था रमाबाई। बिंबाजी की मृत्यु के बाद वियोग के कारण वो जंगल में चली गई। आप देखेंगे बिंबाजी के कार्यकाल के दौरान एक विदेशी यात्री मिस्टर लैंकी का भी आगमन हुआ है और साथ ही साथ बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में दशहरा के अवसर पर स्वर्णपत्र देने की प्रथा को शुरू करा है। याद रखिएगा, बिंबाजी मराठों का छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय नेता था या फिर लोकप्रिय राजा था। आप बात करेंगे बिंबाजी की मृत्यु के बारे में, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने लगभग 10 दिनों तक शोक मनाया था और लोगों ने इसके शोक में अपने आप को धूल से लथपथ कर लिया था, ठीक है। तो ये तो रही बिंबाजी की बातें। बिंबाजी के बारे में जब हम आगे जानते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो बिंबाजी थे, जब वो आए थे नागपुर से छत्तीसगढ़, तो उन्होंने अपने साथ अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर के आया था और यही जो विश्वसनीय साथी थे वो यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पदाधिकारियों के रूप में रहे, जिन्होंने यहाँ के लोकल सूबेदारों, महाराजों और दीवार और गौटिया जैसे लोगों को संभाला था। तो अब हम देखेंगे क्या मराठा कालीन प्रमुख पदाधिकारी। मराठा कालीन प्रमुख पदाधिकारी। अब बेटा याद रखो, बिंबाजी नागपुर से छत्तीसगढ़ आ गया, बिंबाजी नागपुर से छत्तीसगढ़ आ गया, तो अकेले राजपाट को संभाल पाएगा क्या? अकेले कर पाएगा कुछ? ऑलरेडी यहाँ पर क्या चल रहा है? मराठों के प्रतिनिधियों का शासन चल रहा है। तो अगर ये शक्तिशाली नहीं रहेगा राजा,
राजा के पास एक शक्तिशाली संगठन नहीं रहेगा तो कहां से वो संभाल पाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो अपने साथ ये कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को लेके आया कि भैया चलो तुम कुछ भी होगा तो फिर उसको टेक केयर तुम लोग करना। बात समझ में आ रहा है? कौन लेके आया है? बिंबाजी भोसले। तो उन्हीं को क्या बना दिया है अपना? क्या बना दिया है बेटा? पदाधिकारी बना दिया है, अधिकारी बना दिया है। तो यही है मराठा कालीन पदाधिकारी। तो पहला जो पदाधिकारी है सबसे महत्वपूर्ण, उसका नाम है घोड़ो महादेव। मतलब ये जो घोड़ो महादेव है ये प्रधानमंत्री है। क्या है ये घोड़ो महादेव? प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री का काम क्या है बेटा? बता चुका हूं मैं। कौन कौन सा? दीवानी मतलब पैसा, फौजदारी, मतलब मारकाट कानून व्यवस्था, दीवानी हो गया, फौजदारी हो गया, और तीसरा क्या होता है? कानूनी। हमारे पास कितने अंग हैं सरकार के? सरकार के कितने अंग हैं बेटा? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ना। सबसे पहला कौन सा है? व्यवस्थापिका। पहला क्या है बेटा? व्यवस्थापिका। दूसरा क्या है बेटा? कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तो ये सरकार के तीन अंग हैं। तो इसका भी सरकार का तीनों का प्रमुख क्या होता है? तो यहां पर प्रधानमंत्री तीनों मामलों का क्या था? प्रमुख था। बात समझ में आ रहा है? और उसका नाम क्या था? घोड़ो महादेव। दूसरा जो बंदा है, याद रखना, दूसरा जो बंदा है इसका नाम है मशा रिल्हे। क्या नाम है? मशा रिल्हे। ये है घोड़ो महादेव का सलाहकार। घोड़ो महादेव किसका सलाहकार है? घोड़ो महादेव राजा का सलाहकार है। और मसारिल्हे कौन है? घोड़ो महादेव का सलाहकार। बात समझ में आ रहा है क्या? तीसरा जो बंदा है रामचंद्र बख्शी। ये जो रामचंद्र बख्शी है ये किले का प्रमुख है। रामचंद्र बख्शी कौन है? किले का प्रमुख है। बात समझ में आ रहा है? किला जानते हो? तो किला में रहता है राजा। किला की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका रहेगा? रामचंद्र बख्शी। बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला है माधव रामचंद्र मजूमदार। ये जो माधव रामचंद्र मजूमदार है ये लेखा वाला है। लेखा, लेखा मतलब हिसाब किताब रखता है। किसका? पैसा का। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। समझ में आ रहा है? अगला जो अधिकारी है इसका नाम है कृष्णाजी मोहिते। ये है राजस्व प्रमुख।
मतलब राजस्व कलेक्ट करके लाने की जिम्मेदारी कृष्णा जी मोहिते का है। बात समझ में आ रहा है? अगला नीलू पंडित, ये सेनापति है, राजा का सेनापति है। कौन है? नीलू पंडित। अगला है पांडुरंग, ये सेनापति का सलाहकार है, इसको सर सेनापति कहते हैं, मतलब सलाहकार। किसका? सेनापति का। इसके बाद कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये पंडित है। किसका पंडित है? राजा का। कितने लोग हुए यार? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 अधिकारी हैं। किसके? ये लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? राजा को सहयोग देते हैं, राजा की सहायता करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। सबसे बड़ा अधिकारी घोड़ो महादेव है, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में है। घोड़ो महादेव का जो सलाहकार है वो मसा रिल्हे है। मसा रिल्हे के बाद रामचंद्र बख्शी है, जो कि किले का प्रमुख है। इसके बाद आपने देखा राजस्व का प्रमुख कृष्णा जी मोहिते। इसके बाद आपने देखा है नीलू पंडित, नीलू पंडित जो कि सेना का प्रमुख है। नीलू पंडित का सलाहकार पांडुरंग है। उसके बाद आपने देखा है किसको? कृष्ण भट्ट उपाध्याय को। अन्य अधिकारियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कादर खां आएगा, महमूद खां आएगा, ठीक है। कादर खान को तो जानते ही होंगे, हाँ? आर्केस्ट्रा वाला? अच्छा नहीं बेटा, वो कादर खान थोड़ी ना, वो कादर खान कॉमेडियन था ना, टीवी में आता था। तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 प्रकार के बेटा क्या देख लिया आपने? अधिकारी। इनका काम क्या था? क्या काम था इनका? राजा को सलाह देना और क्या करना? राजा की सुरक्षा। अच्छा, अब याद रखना, बिंबाजी का जमींदारों से क्या संबंध? टैक्स कहां से आएगा? जमींदारों से। टैक्स कहां से आएगा भाई? जमींदारों से आएगा। पहले टैक्स वसूलने का काम कौन करते थे? जमींदार लोग करते थे। और जमींदार टैक्स वसूल के किसको देते थे? राजा को। बाद में जब अंग्रेज आए तो भी वो लोग वैसे ही करते थे। अंग्रेज उनसे बचने के लिए फिर अलग अलग व्यवस्थाओं को लेके आए, जैसे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस्तमरारी। नाम तो नहीं हो ना? नाम सुने हो कि नहीं? रैयतवाड़ी का नाम सुने हो? महालवाड़ी का? इतिहास पढ़ोगे भारत का तब आएगा आपके सामने, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यार याद रखना, बिंबाजी सभी जमींदारों से अच्छा व्यवहार करते थे, सबके साथ अच्छे तालमेल बना के रखते थे। लेकिन जो जमींदार उनको टैक्स देने में आनाकानी करता था, जो नहीं देना चाहता था, उसके खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते थे और कार्यवाही करने से नहीं पीछे हटते थे। बात समझ में आ रहा है? तो जमींदारों से बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही करते थे, ठीक है। अगर याद रखें जमींदारों की बात होगी तो
32 जमींदार थे। इस समय छत्तीसगढ़ में कितने जमींदार थे? 32। और राजस्व लेखा के अनुसार कुल 68,721 रुपए। कितना रुपए? 68,721 रुपये। प्राप्त होते थे। किसको प्राप्त होता था? राजा। किसके रूप में? कर के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब याद रखना यहां पर विद्रोही जमींदारों को, किसको याद रखना है? विद्रोही जमींदार। देखो नाम बेटा दो चीजों में होता है, कहते हैं ना, आपका नाम रोशन कब होगा? एक अच्छा काम करोगे तो भी होगा नाम रोशन, बुरा काम करोगे तो भी नाम रोशन होगा। और उन्हीं को याद रखा जाएगा, या तो वो अच्छा करेगा या तो वो, बीच वाले को कोई याद। इतिहास से ये आपको सीखने को मिलता है, या तो आपको बहुत अच्छा करना है या तो आपको एकदम बुरा करना है, अगर चाहते हो कि आपको लोग जाने। अगर बीच में रहोगे तो ऐसे ही आए हो ऐसे चले जाओगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला विद्रोही जो जमींदार है वो बस्तर का है। ठीक है, कहां का है? बस्तर का। अब क्या हुआ, अलग अलग राजा आते रहे और अलग अलग कर निर्धारित होता रहा। कहां पर? बस्तर। तो वहां के जो जमींदार थे वो क्या थे? त्रस्त हो गए थे इससे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जमींदारी कौन सी है? बस्तर की। स्वतंत्र कर वसूलते थे। यहां के जमींदार क्या करते थे? स्वतंत्र कर वसूलते थे। किसी राजा का यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। समझ में आ रहा है? यहां पर किसी राजा का, किसी मराठा और कोई हस्तक्षेप नहीं था। समझ में आ रहा है? दूसरा जो है वो है धमधा। धमधा कहां है? धमधा बेटा दुर्ग में है। याद रखना, यहां के राजा ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? सॉरी, राजा ने नहीं, जमींदार ने क्या किया? विद्रोह किया। और बिंबा जी ने क्या किया? क्या करेगा? अब भैया विद्रोह कर रहा है, मैं नहीं दूंगा करके, तो वो आक्रमण किया। तब उसने जल समाधि ले ली। डर के मारे क्या ले लिया? जल समाधि। ठीक है, अब यार तीसरा है खैरागढ़। यहां का जो जमींदार था वो टैक्स देने में आनाकानी करता था। टैक्स देने में क्या करता था? आनाकानी करता था। यहां से 24,000 टैक्स वसूल होता था। ठीक है, कितना हजार टैक्स वसूली होता था? जमींदार कर देने में क्या करता था? आनाकानी।
1768 में क्या किया बिंबाजी ने? क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? खैरागढ़ के ऊपर। हराया वहां का राजा को और जमींदारी को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ठीक है। अगला है कांकेर। अगला क्या है? कांकेर। तो कांकेर के बारे में याद रखना। टैक्स नहीं देते थे। केवल सैन्य सहायता देते थे। टैक्स नहीं देते थे, केवल क्या देते थे? सैन्य सहायता देते थे। ठीक है। अगला है कोरबा। जमींदारी जब्त। जमींदारी को क्या कर लिया गया? कोरबा का जब्त कर लिया गया। छठवां है चापा। चापा में कोई खास बात नहीं है। चापा के बाद पंडरिया। पंडरिया कहां है? कवर्धा में है क्या पंडरिया? ठीक है। विवादित था। राजा के साथ इनका संबंध ठीक ठाक नहीं था। ठीक है। अगला है चांग बखार। क्या है? चांग बखार। टैक्स नहीं देते थे। कहां है चांग बखार? कोरिया में। टैक्स नहीं देते थे, अतः आक्रमण कर टैक्स देने हेतु बाध्य किया। टैक्स देने के लिए बाध्य किया आक्रमण करने के बाद। अगला है सरगुजा। इसको भी क्या किया? आक्रमण। ये लोग भी टैक्स नहीं देते थे, आक्रमण करके इन्हें भी टैक्स देने के लिए क्या किया? बाध्य किया। कितना हुआ? 9। पहला हुआ बस्तर। बस्तर में क्या बात है? कोई टैक्स नहीं, यहां थोड़ा सा लेते थे जो भी करते थे, बाकी वो स्वतंत्र थे। दूसरा धंधा, जल समाधि ले लिया डर के मारे। खैरागढ़ आक्रमण किया, टैक्स नहीं दोगे तो आक्रमण करूंगा। कांकेर ये टैक्स नहीं देते थे, ये सैन्य सहायता देते थे, कुछ होता था। कोरबा जमींदारी ही जब्त कर लिया। तो एकमात्र घटना है जमींदारी को क्या करने की? जब्त करने की। एकमात्र घटना जमींदारी को जब्त करने की वो कोरबा की है। चापा कोई खास बात नहीं है। पंडरिया संबंध ठीक नहीं था राजा से, बातचीत विवादित था। अगला चांग बखार, इसके ऊपर भी अटैक किया और टैक्स देने के लिए बाध्य किया। सरगुजा के ऊपर भी अटैक किया और टैक्स देने के लिए वहां के राजा को बाध्य किया। खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? कौन हुआ? बिंबाजी भोसले का कार्यकाल खत्म। याद रख लोगे, घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव का सहायक कौन है? मशा रिल्हे।
मसारी लेह के बाद भैया से किला कौन देखता है, किला प्रमुख कौन है, उसके बाद सेनापति कौन है, सेनापति का सलाहकार कौन है, और मूल रूप से राजा का पंडित कौन है, ठीक है, राजस्व का अधिकारी कौन है। ये सारी चीजों को आपको याद करके चलना है, एकदम इजी, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है बिंबाजी का कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए बिंबाजी ने क्या करा, गोद लिया। किसको गोद लिया, अपने भाई मूधो जी के बेटे चिमणा जी भोसले को। लेकिन चिमणा जी को किसने मरवा दिया, रघु जी द्वितीय ने मरवा दिया। चिमणा जी को किसने मरवा दिया, रघु, बड़ा बेटा रघु जी द्वितीय ने मरवा दिया। किसको मरवा दिया, चिमणा जी भोसले को। चिमणा जी भोसले क्या हो गया, मर गया। अब मरने के बाद रघु जी द्वितीय का बेटा, सॉरी रघु जी द्वितीय का छोटा भाई, क्या नाम रहेगा, व्यंको जी भोसले। अब वो क्या करने जाएगा, राजपाट करने के लिए आए। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसको, किसको देखेंगे, चिमणा जी भोसले को 1787 से 1788 तक, 1787 से 1788 तक किसको देखेंगे, चिमणा जी भोसले को। तो पहली चीज चिमणा जी भोसले के लिए किसका पुत्र था, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, रघु जी द्वितीय ने क्या करवाई, इसकी हत्या करवाई। ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है। इस समय शासन व्यवस्था आनंदीबाई के हाथों में थी। इस समय शासन व्यवस्था किसके हाथ में रहेगा, आनंदीबाई। आनंदीबाई कौन है, बड़ी पत्नी, पहली पत्नी है। अच्छा, इसको भी याद रखिए। इस समय शासन व्यवस्था बिंबाजी के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, सॉरी आनंदीबाई, आनंदीबाई। बिंबाजी तो क्या हो गया है, मर गया है। पॉइंट नंबर 4 में याद रखना, चिमणा जी ने सिरपुर के गंधेश्वर शिव मंदिर, सिरपुर कहां है, महासमुंद में है। सिरपुर के गंधेश्वर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सिरपुर के गंधेश्वर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। बेटा किसने कराया है, किसने कराया है यार बेटा, चिमणा जी भोसले। ये इतना समझ में आ रहा है क्या, मर गया है ना ये। अब कौन आएगा, उसका छोटा भाई
कब आएगा, कब तक रहेगा? ये उसका छोटा भाई है, किसका? रघु जी का भी, और किसका? चिमड़ा का भी। किसका भाई है बेटा? सबसे बड़ा भाई कौन है? किसका बेटा है? रघु जी, मुधो जी का बड़ा बेटा। पूरे डायग्राम समझाया हूं, डायग्राम समझाया कि नहीं समझाया हूं? तो मुधो जी का बड़ा बेटा रघु जी द्वितीय, रघु जी द्वितीय के बाद मंझला उसका बेटा कौन है? चिमड़ा जी। और सबसे छोटा बेटा कौन है? अब यार वेंको जी भूत में छोटा था, लेकिन वो क्या था? बहुत दिमाग वाला बंदा था, क्योंकि रघु जी द्वितीय जो था वो भी तो दिमाग वाला बंदा था। अगर रघु जी द्वितीय ने मंझले भाई की हत्या करवा के वेंको जी को शासन छत्तीसगढ़ का सौंपा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होगा। रघु जी द्वितीय सोच रहा था कि नागपुर की गद्दी को मैं अपने हाथ में लूंगा, इसलिए छोटे भाई वेंको जी को कहां भेज देता हूं? छत्तीसगढ़। और जब वो छत्तीसगढ़ जा रहेगा तो भी उसका ध्यान उधर ही रहेगा, इधर पे उसका ध्यान नहीं आएगा, तो मैं इधर पे जो मिलेगा मैं कब्जा लूंगा। ये सोच रहा था कौन? रघु जी द्वितीय। लेकिन उससे ज्यादा चालाक निकल गया कौन? वेंको जी। अब वेंको जी ने क्या करा भैया? उसने कहा मेरा छत्तीसगढ़ तो है, छत्तीसगढ़ तो मेरा है ही है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं छत्तीसगढ़, मैं नागपुर में ही रहूंगा। मैं कहां रहूंगा? नागपुर में। और छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करूंगा? शासन करूंगा। पूरे कार्यकाल के दौरान केवल छत्तीसगढ़ की 2 बार यात्रा करी है वेंको जी भोसले ने, और छत्तीसगढ़ को अपना जागीर कहा है। अपना क्या कहा है? जागीर कहा है। ठीक है, तो नागपुर से शासन को क्या करेगा? संचालित करेगा। छत्तीसगढ़ को मानेगा एक सूबा, और सूबेदारों की क्या करेगा? नियुक्ति। ठीक है, तो 2 से 3 बार भी यात्रा करा है, ऐसा कहते हैं। 3 बार करा है जहां तक। ठीक है, तो 3 बार यात्रा करा है। तो पॉइंट नंबर 1 बिंबाजी भोत, सॉरी किसका? क्या है पॉइंट नंबर 1? राजधानी क्या है? पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? छत्तीसगढ़ को अपना जागीर कहता है। कौन? पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है बेटा? छत्तीसगढ़ को सूबा मानकर सूबेदारी व्यवस्था के माध्यम से क्या करा? शासन किया। अब यहां पर एक पॉइंट नंबर 4, जो अधिक कर वसूल कर नागपुर भेजेगा वही क्या बनेगा? अब भैया सूबेदार भी तो बनना चाहिए ना, तो सूबेदार बनाने वाला कौन है? वेंको जी सूबेदार बनाएगा। तो वेंको जी किसको सूबेदार बनाएगा? वेंको जी उसको सूबेदार बनाएगा जो इस क्षेत्र से अधिक टैक्स वसूल करके उधर पहुंचाएगा।
मतलब ठेकेदारी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हुआ। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, जो भी बेटा यहां पर आएगा, जो भी सूबेदार नियुक्त होगा, जो भी सूबेदार नियुक्त होगा, उसका अपना पेट है, उसके बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, उसको वहां भी भेजना है, उसको अपने लिए भी रखना है। तो मान लो उसने महाराज से वादा किया है कि प्रतिवर्ष कितना लाख रुपए, 1 लाख रुपए महाराज मैं इधर से वसूल के आपको पहुंचाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? उसने महाराज से वादा किया है कि भैया 1 लाख रुपए वसूलूंगा और आपको दूंगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, तुम इधर से 1 लाख रुपए वसूलो, तुमको मैं एज अ सूबेदार अपॉइंट करता हूं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए। अब वो क्या 1 लाख रुपए ही वसूलेगा? क्योंकि महाराज ने उसको राइट दे दिया है कर वसूलने का, और इसने महाराज से ये वादा कर लिया है कि 1 लाख रुपए महाराज को देगा। तो क्या वो जनता से 1 लाख रुपए ही वसूलेगा? अगर वो 1 लाख रुपए वसूलेगा तो वो उसका काम का वैल्यू कौन देगा उसको? बात समझ में आ रहा है? क्या वो अकेले टैक्स को कलेक्ट कर पाएगा इतने बड़े एरिया से? रोज यहां से निकलेगा टैक्स मांगने जाएगा, रोज टैक्स मांग, उसको 4 और अपने लिए आदमी चाहिए लठैत, जो लाठी लेके जाएंगे, जो टैक्स नहीं देगा उसको 4 लाठी मारेंगे, फिर टैक्स लेंगे उससे, चाहिए होगा ना। अभी जो टैक्स नहीं देता, बिजली का टैक्स आप नहीं देते तो आपका एफआईआर होता है, ठीक है? एफआईआर होता तो पुलिस आती, उठा के ले जाते, जेल में बंद करती, 4 लाठी मारती है। तो ये लठैत को ना पुलिस वाले, तो उसको पुलिस वाले चाहिए। पुलिस भाई फोकट का थोड़ी ना, पैसा उसको भी लगेगा, तो पुलिस के लिए भी पैसा लगेगा। तो देखो यहाँ पे 5-6 लोग, एक तो यहाँ पर राजा हो गया सबसे बड़ा जो बंदा है, उसके बाद दूसरा ये कौन है? सूबेदार। अब यहां पर 5 लठ है। बात समझ में आ रहा है? यहां पर कितना चाहिए? इसको कितना चाहिए और कम से कम, और बाकी को 2-2 हजार दे देंगे, तो फ्री में तो नहीं आएगा। टोटल कितना हो रहा है? 5 दूनी 10, 10 20। जहां पर वसूली कितना होना चाहिए था, अब कितना हो रहा है? इससे क्या होगा? इससे बेटा होगा जनता का शोषण। इससे क्या होगा? जनता का शोषण होगा। भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए मेरे पास जितना उसको मार के तुम ले लिए, तो मैं क्या खाऊंगा? अब मेरे पास नहीं रहेगा तो हम फिर से कहां से बीज लेके आऊंगा, कहां से धान उगाऊंगा? बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हुआ? जनता का शोषण हुआ। शोषण हो रहा है, समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 5, पूरे कार्यकाल के दौरान तीन बार छत्तीसगढ़ आए। पूरे कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ कितने बार आए? 3 बार। रहते कहां थे? कहां रहते थे? नागपुर से शासन का संचालन। कहां से संचालन किया शासन का बेटा? नागपुर। ठीक है? तो कितना पॉइंट हुआ? 6। पॉइंट नंबर 1 राजधानी रतनपुर। पॉइंट नंबर 2 छत्तीसगढ़ को अपनी जागीर कहता था। पॉइंट नंबर 3 छत्तीसगढ़ को क्या सूबा मान करके सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की।
तो सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? समझ में आ रहे हैं? इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है? भैया जो अधिक टैक्स देगा वही सूबेदार बनेगा। पांचवा पॉइंट कहता है, क्या कहता है? पूरे कार्यकाल के दौरान 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा की। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? नागपुर से इसने शासन का संचालन किया। इतनी बातों में कोई परेशानी बेटा है क्या? अब यार सूबेदार को देखिए, सूबेदार, तो सबसे पहला जो सूबेदार आएगा उसका नाम होगा महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर। उसके बाद जो आएगा विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर। फिर आएगा तीसरे नंबर पर, इसका नाम है भवानी कालू। क्या नाम है इसका? भवानी कालू। चौथे नंबर पर आएगा केशव गोविंद। नंबर 5 पर आएगा बीकोजी पिंडली। नंबर 6 बीकोजी गोपाल। नंबर 7 सखाराम हरि। और नंबर 8 बीको गोपाल हो गए सीताराम टाटिया। नंबर 9 यादव राव दिवाकर। तो ये 9 लोग आएंगे। क्या करने के लिए आएंगे? क्या करने के लिए आएंगे? क्या करने के लिए आएंगे? सूबेदारी करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये तो रहे 9।